हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 2 लहासा की ओर का सार किया था और आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगों के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। अब ऐसा क्यों था कि जब वो थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंच गए तब उन्हें भिखमंगे के वेश में होने पे, मतलब उनका जो वेश था वो भिखमंगे के समान था, भिखारी के समान था, फिर भी उन्हें उचित स्थान मिला। लेकिन जब दूसरी यात्रा उन्होंने की उस समय भद्र वेश होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों? जब लेखक भिखमंगे वेश में थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचा था तब उसके साथ सुमती भी थे। ठीक है, जब वो वहां पे पहुंचे तो उनके साथ कौन थे? सुमती भी थे। सुमती के वहां पर बहुत से यजमान थे, वो उनकी बहुत सारी जान पहचान थी सुमती की। उनके जान पहचान के कारण उन्हें उस समय भिखमंगे होने के बावजूद भी ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया। अब यहां भी बोल रहे हैं कि जो सुमती थे उनकी बहुत सी जान पहचान थी, इस कारण उन्हें भिखारी के वेश में भी उन्हें वहां ठहरने के लिए उचित स्थान मिला था, जबकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में था तब भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सके थे, मतलब नहीं मिल पाया था। तो इसका कारण तिब्बत के लोगों की मनोवृत्ति और समय है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? वहां के जो लोग थे, तिब्बत के जो लोग थे, उनकी जो मनोवृत्ति थी उस समय का है। वहां के लोग अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही लोगों का सादर सत्कार और आवभगत करते हैं। एक और जहां कभी कभी भिखमंगों को भी अतिथि सत्कार मिल जाता था, वहीं दूसरी ओर कभी कभी भद्र लोगों को भी कोई ठहरने का स्थान नहीं देता था। अब ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बार जब वो वहां पे गए थे तो सुमती उनके साथ थे और सुमती की बहुत जान पहचान थी, तो सुमती के कारण उन्हें वहां पे रहने के लिए उचित स्थान मिला था। जबकि वो दूसरी बार उनका वेश जो था वो भी भद्र वेश में थे, तो उस समय वो शाम के समय वहां पहुंचे थे और शाम के समय वहां के जो लोग थे वो वहां छंद पीकर, मतलब शराब या के नशे में रहते थे वो उस समय। तो शाम के समय उनकी जो मनोवृत्ति थी वो भी बदल जाती थी, इसलिए वहां के जो लोग थे वो शाम के समय उनको वहां पे शाम के समय जब वो वहां पहुंचे तो उनको भद्र वेश में होने के बावजूद भी सही उचित स्थान वहां पे रहने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि वहां के लोग जो है वो अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, जो उनकी मनोवृत्ति होती है उसके अनुसार लोगों का वो आदर सत्कार या आवभक्त करते हैं। और वो शाम के समय जब वहां पहुंचे तो लोगों की जो वहां तिब्बत के लोग हैं वो वहां पे चंद पीकर अपना मदहोश हो जाते हैं शाम के समय, इसलिए उन्हें वहां पे भद्र वेश होने के कारण भी उचित स्थान नहीं मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय के जो तिब्बत में हथियार का कानून था, मतलब वो जो लोग थे वो हथियारों को किस तरह से रखते थे, कौन सा कानून था, तो यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, जो लोग थे वहां पे यात्री थे उनको किस प्रकार का भय बना रहता है, डर बना रहता था। तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। जो लोग थे वो हमें अपने पास हथियार रख सकते थे, उनके पास ऐसा कोई भी कानून नहीं था। इस कारण वहां के जो डाकू थे लाठियों के समान बंदूकें लेकर घूमते रहते थे। जो वहां के जो लोग थे
वहां के जो डाकू लोग थे, ठीक है, जो लोग डाकू थे वो लाठियों की तरह, जैसे कोई लाठी लेकर चलता है उसी प्रकार से वो बंदूकें लेकर वहां घूमते रहते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे लोग सामान्य रूप से लाठियां प्रयोग करते हैं, तिब्बत के डाकू उस समय वहां पर बंदूकों का इस्तेमाल करते थे। वे किसी भी यात्री को देखते ही पहले उसे मार देते थे और उसके बाद उसकी तलाशी लेते थे। यात्रियों को हर समय जान जाने का खतरा बना रहता था। डाकू उन्हें इसलिए भी मार देते थे क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो पलटकर यात्री उन्हें मार देते थे। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था तो यात्रियों को किस कारण डर रहता था, कौन से डर भय रहते थे? तो उस समय जो लोग थे, वहां के जो डाकू थे, तिब्बत के जो डाकुओं की बात करें हम तो जो लोग थे वो अपने हाथ में बंदूकें इस तरह से लेकर चलते थे जैसे मानो सामान्य लाठियां पकड़ी हो उन्होंने, और जो यात्री थे वो डरते थे क्योंकि जैसे ही डाकू लोग जो थे वो यात्रियों को देखते थे उनको पहले ही मार देते थे, उसके बाद जो था उनकी वो तलाशी लेते थे। और दूसरा कारण ये था कि यात्रियों को हर समय अपना जान जाने का भय रहता था, न जाने कब उन्हें मार दिया जाएगा या उन्हें लूट लिया जाएगा। डाकू उन्हें इसलिए भी मार देते थे कि अगर डाकू यात्रियों को नहीं मारेंगे तो यात्री जो है वो डाकुओं को मार देंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? अब हमने पाठ में पढ़ा है कि लेखक जो थे वो लंकोर जाते समय अपने साथियों से पिछड़ गए थे, वो कौन से कारण थे? तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा अत्यंत धीरे चल रहा था। अत्यंत मींस कि बहुत ज्यादा धीरे चल रहा था। लेखक का घोड़ा धीमी गति से चल रहा था और उसके साथियों के घोड़े तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। अब लेखक जो है यहाँ पे लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गए थे क्योंकि उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और लेखक का घोड़ा जब धीमी गति से चल रहा था और उनके जो मित्र थे, उनके जो साथी थे, उनके घोड़े बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि लेखक ने अपने घोड़े की गति बढ़ाने के लिए उसे मारा नहीं क्योंकि लेखक को घोड़े को मारना सही नहीं लगता था। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो गया कि उसका घोड़ा जो है वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा था, और दूसरा कारण ये था कि जब लेखक अपने घोड़े को तेज चलने के लिए घुड़की देता था तो घोड़ा और धीमा होकर अड़ जाता था। इस प्रकार लेखक अब धीमी गति होने के कारण अपने अन्य साथियों से पिछड़ गया था। पहला कारण ये था कि उसका घोड़ा बहुत धीमी गति से चल रहा था, और दूसरा कारण ये था कि जब लेखक अपने घोड़े को तेज करने के लिए घुड़की दे रहे थे, उसको तेज चलने के लिए उसको कोशिश कर रहे थे, अन्य प्रयास कर रहे थे, तो घोड़ा जो था वो उसकी गति और ज्यादा धीमी हो जा रही थी। ठीक है, तो ये कारण था। एक और कारण और था कि जो लेखक थे वो जब वो जा रहे थे तो वहां से उन्होंने बाएं का रास्ता ले लिया था, वहां पे वो 1.5 मील आगे चले गए थे, तब उन्हें पता चला कि वो तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए भी वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। इस कारण भी वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मतलब पहली बार उन्होंने उसे रोका, सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका था, और दूसरी बार उसको नहीं रोका, ऐसा क्यों? तो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि लेखक को लगा कि यदि वे अपने यजमानों के पास गए तो कुछ दिन पश्चात ही वापस लौटेंगे। दूसरी बार जब सुमति ने लेखक से अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा तो लेखक ने सुमति को नहीं रोका। इसका कारण यह था कि दूसरी बार लेखक पुस्तकों में रम गए थे, इस कारण वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। अब पहली बार जब सुमति ने पूछा तो लेखक ने उसको मना कर दिया,
लेखक ने क्यों मना किया? उनको लगा कि अगर शेखर विहार, अगर वो सुमति है वहां पे यजमानों के पास चले गए तो वहां पे वो कुछ दिन रह जाएंगे, टिक जाएंगे, ठीक है, और उस कुछ दिनों के बाद ही वापस आएंगे। लेकिन जब सुमति ने दोबारा से लेखक से पूछा तो लेखक ने बिल्कुल उनको मना नहीं किया। अब क्यों नहीं मना किया था? क्योंकि जो लेखक थे वो पुस्तकों में इतने रम गए थे, पुस्तकें पढ़ने में इतने मग्न हो गए थे, खो गए थे, उनको इस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मीन्स कि उनको किन किन मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा। भद्र और संपन्न होने के बावजूद भी लेखक को एक भिखमंगे के वेश में तिब्बत यात्रा करनी पड़ी। अब इतना तो हमें पता है कि उस समय तिब्बत यात्रा, नेपाल यात्रा करना मना था, वो एक रास्ता वही था जाने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो भद्र और संपन्न होने के बावजूद भी लेखक को क्या क्या करना पड़ा, भिखमंगे के समान, मतलब भिखारी के समान उनको जाना पड़ा, एक भिखारी के समान उनको वेश धारण करना पड़ा ताकि वो तिब्बत की यात्रा कर सके। इसका कारण यह था कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। उस समय जो था वहां, उस समय भारतीय जो थे उनको तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। तो भिखमंगे के वेश में होने के कारण लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। वो भिखारी के समान जब उनका वेश था तो लेखक को वहां ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। लेखक को निर्जन स्थान की यात्रा करनी पड़ी जहां पर डाकुओं का बसेरा हुआ करता था। लेखक को कहां पे, उस स्थान पर रहना पड़ा, उस स्थान की यात्रा भी करनी पड़ी जहां पे किसका बसेरा था, डाकुओं का बसेरा हुआ करता था। बसेरा मीन्स के डाकू लोग जो थे वो वहां रहा करते थे। लेखक की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि निर्जन स्थान पर उसके प्राणों को खतरा था। अब लेखक के लिए मुसीबत की बात क्या थी कि उस समय वहां पे डाकू वहां रहते थे, उस समय लेखक को वहां उस स्थान पर रहना पड़ा, तो लेखक को वहां पर प्राणों का बहुत खतरा बना हुआ था। जब लेखक अपने साथियों के साथ जा रहा था तो उसका घोड़ा धीमी गति से चलने लगा, जिस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। उसे अपनी यात्रा का कुछ समय अकेले रहना पड़ा था, यात्रा में कुछ समय उसे अकेले ही बिताना पड़ा था। अब यहाँ पे उसे क्या था, उसे अपने प्राणों का खतरा भी था, और जब लेखक अपने साथियों के साथ जा रहा था तो उसका घोड़ा जो था वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा था। जब उसके घोड़े ने गति धीमी कर दी तो क्या हुआ, वो अपने साथियों से भी पिछड़ गए और उसे अपनी यात्रा का कुछ समय जो था वो अकेले बिताना पड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का जो तिब्बत का समाज था वो कैसा था। तो उस समय का जो तिब्बत का समाज था, वो लोग जो थे वो अंधविश्वास में जीते थे, अंधविश्वास में रहते थे। लोग जो थे, वहां के जो लोग थे वो पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। तो वहां पे जो लोग थे, यात्री लोग आते थे, उनको डर रहता था, उनको भय रहता था कि न जाने उन्हें कब मार दिया जाएगा या लूट लिया जाएगा। मार्ग में जो चोर लुटेरे रहते थे, मार्ग में जो चोर और लुटेरे थे, हमेशा यात्रियों को इस प्रकार का भय बना रहता था उनसे। यात्री जो थे उन्हें जान जाने का खतरा रहता था, क्योंकि जो वहां के डाकू लोग थे उनके विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं देता था। वहां पे जाति पाति छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं होता था। स्त्रियां जो थी वो बिल्कुल पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने दिया जाता था। जो अपरिचित लोग थे, मतलब बिना जान पहचान वाले लोग थे, वो भी कभी भी अंदर आ सकते थे। और यात्रियों को आवास और खाने पीने की सुविधा भी वहां पे दी जाती। जो यात्री लोग थे वो घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन वहां पे भिखारी लोग जो थे वो घर के अंदर नहीं आ सकते थे। वहां के जो लोग थे वो जात पात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। हाँ,
और एक बात थी कि वहां के लोग जो थे वो चंड नामक एक मादक पेय है उसका वो हमेशा रसपान करते थे। तो शाम के समय वो उस चीज को शाम के समय वो लोग जो थे वो चंड नामक एक मादक पेय है उसका सेवन करते थे। तो शाम के समय उनकी जो मनोवृत्ति थी वो भी बदल जाती थी। थैंक यू।